हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में हमने आपकी हेल्प के लिए बहुत सी वीडियोस बनाई है। इसका मकसद है एजुकेशन को फैलाना और उन फीमेल्स की मदद करना जिनके आसपास कोई नहीं है, उनको समझाने के लिए या गाइड करने के लिए। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। आज उस सीरीज की लास्ट वीडियो है जो कि 9th मंथ से रिलेटेड है। तो इस टाइम आप अपनी पीक पे होती हैं और जो चेंजेस आते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बच्चे में भी और आपने भी, और क्या क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो के 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल का 9वां महीना। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये कौन से वीक्स होते हैं, यानी कि 36 से लेकर 40th वीक या 41 वीक तक ये मंथ चलता है। और इसमें किसी भी टाइम आपकी जो डिलीवरी है हो जाती है। आमतौर पे जो फीमेल्स होती हैं जिनके सी सेक्शन होते हैं उनको तकरीबन 36 से 38 वीक के अंदर अंदर उनका केस कर दिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल होती हैं उनके केस को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि क्या क्या निशानियां होती हैं या क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं फीमेल को इस मंथ में। तो सबसे पहली बात आती है यूट्रस की, कि वो उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो आपका ब्लैडर है यानी कि मसाना है वो दब जाता है, जिससे उसमें आपका जो यूरिन है स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए आपको बार बार पेशाब आता है। तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। नेक्स्ट आता है द एक्सकल्जन ऑफ द म्यूकस प्लग, यानी कि म्यूकस प्लग का बाहर निकल जाना। म्यूकस प्लग के बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है और उसके निकलने के बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा ना हो तो समझ जाइए कि आपको पेंस अभी नहीं लगने वाली या आपका केस नॉर्मल नहीं होगा। उसके बाद आता है कि आपको इंक्रीज डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि जो आपको एक मवाद सा खारिज होता रहता है थ्रू प्रेगनेंसी, वो इस मंथ में बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उसने आपकी सर्विक्स का मुंह सॉफ्ट करना होता है ताकि वहां से आपके बच्चे की डिलीवरी हो सके, और दूसरा कि वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके बच्चे को डिस्टर्ब ना करें। तो इस दो पर्पस के लिए डिस्चार्ज होता है। उसके बाद आता है बैकएक, यानी कि आपको कमर में दर्द होती है। यूट्रस की ग्रो होने की वजह से आपकी कमर पे स्ट्रेन पड़ता है और उसके साथ जो अटैच्ड मसल्स होते हैं वहां पर भी। लेकिन इस मंथ में जब आपको बैकएक होता है वो आपको लेबर पेन की तरफ भी इंडिकेट करता है। उसके बाद आती है बात वेरिकोस वेन्स की, क्योंकि आपके जिस्म में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपकी कुछ रगें फूल जाती हैं। तो इस मंथ में भी आपके साथ ये सिचुएशन होगी। उसके बाद यह है कि आपको फटीग हो सकती है बहुत ज़्यादा काम करने की सूरत में, और अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रही हो या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपके एंकल्स पे, यानी कि आपके टखनों पे, पाँव पे, इवन आपके हाथों पर स्वेलिंग हो जाती है, और कुछ फीमेल्स को उसकी वजह से हाथ पाँव सोने भी लगते हैं। फिर आता है लेग क्रैम्प्स। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता चुकी हूँ क्योंकि ये अक्सर फीमेल्स को थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है। इस मंथ में भी होगा आपको, और मे भी थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि आपका वजन भी अब ज्यादा हो गया होता है, इसलिए आपको लेग क्रैम्प्स ज्यादा हो सकते हैं। इंसोम्निया, यानी कि आपको नींद में मसला हो सकता है, बार बार आपको जब पेशाब आता है तो आपको उठ के जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो इसको इंसोम्निया कहते हैं। आपकी पैल्विक रीजन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है, पेन हो सकती है, और ये एक कॉमन सिम्टम है इस महीने का। ये भी इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है और वो अपनी प्रॉपर जगह पे फिक्स होना चाहता है। फिर आता है ब्रीदिंग इजियर, यानी कि आपके जब बेबी ड्रॉप होता है वो आपके पैल्विक में फिक्स होना शुरू होता है, तो जो आपके लंग्स में तंगी हो रही होती है सांस लेने में वो ठीक हो जाती है और आपको काफी हद तक रिलीफ महसूस होता है। फिर आता है ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसका पहले से पता है तो ये क्या होती है। ये आपके जो पेट का हिस्सा है, कभी आपको बहुत ज्यादा तनाव वाला महसूस होता है और कभी बहुत नरम महसूस होता है, तो इसको कहते हैं ब्रिक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको अक्सर औरतें 9th मंथ में लेबर पेन भी समझ लेती है। आपकी जो बैली है वो काफी हद तक बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आपका बैली बटन भी बाहर की तरफ निकल आता है, और ऐसा 9th मंथ की निशानियों में से एक निशानी है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स का जो कोलेस्ट्रम है, जो एक येलो कलर का लिक्विड होता है, जो बेबी की फर्स्ट फूड होती है, वो लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको गर्म पानी में सॉक किए हुए टिश्यूज या आपको पैड्स जो होते हैं इसको ट्रीट करने वाले, वो आपको लेने की जरूरत होती है, और अगर बहुत ज्यादा लीकेज हो तो आपको अपने पाल्म के जरिए इसको प्रेस करके रोकना पड़ता है।
फिर आपके जो निपल का एरिया है जिसको एरियोला कहते हैं वो डार्कर हो जाता है, जो कि कई फीमेल्स का अर्ली प्रेगनेंसी में ही हो जाता है, कईयों का लेट होता है। तो इस मंथ निशानियों में से ये भी एक निशानी है। स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा पड़ते हैं इस मंथ में क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम स्टेज पे आपका पेट होता है और इसी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स और कईयों को खुजली महसूस होती है, खारिश होती है क्योंकि स्किन टाइट होकर उसमें तनाव आ जाता है। आपके हेयर्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और ये सब कुछ प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से होता है। तो ये एक गुड इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का। फिर आता है लीनिया निग्रा, यानी कि डार्क कलर की लाइन जो आपकी नेवल से नीचे बन जाती है। ये भी प्रेगनेंसी की निशानियों में से एक निशानी है, तो इस मंथ की निशानियों में ये भी शामिल की जाती है। एक खास निशानी ये होती है कि इमोशनल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं फीमेल में, उसका मूड स्विंग ज्यादा होता है, कभी उसको ज्यादा एंजाइटी होती है, कभी ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसमें ऑपरेशन होने का खतरा या अपनी डिलीवरी को लेकर खौफ भी शामिल होता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी कि ये चीजें रख के भूल जाना और बातें करते करते भूल जाना, ऐसा भी होता है। और एक और चीज जो होती है वो ये होती है कि औरत घर को सजाने संवारने लगती है और बच्चे की अराइवल की तैयारियां शुरू कर देती है। ये बाय नेचर है, इंस्टिंक्ट है। मूवमेंट की बात जहाँ तक करें तो इस स्टेज पे जो बच्चे की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि वो इस वक्त मैक्सिमम साइज गेन कर चुका होता है, तो इस वक्त उसके लिए हिलना जुलना मुश्किल होता है। और आपको जो किक्स महसूस होती हैं वो आमतौर पे अपनी पसलियों की साइड पे ज्यादा महसूस होती हैं अगर बच्चे का सर नीचे हो और टांगे ऊपर हो तो इस सूरत हाल में। फिर बच्चे की पोजीशन की बात करें तो 8वें महीने के एंड में बच्चा अपनी फाइनल पोजीशन ले चुका होता है। जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो यही होती है कि बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप लोग को ये समझ जाना चाहिए कि आपको अब ऑपरेशन की तैयारी करने की जरूरत है। अब हम उस सवाल की तरफ आएंगे जो आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इस स्टेज पे बच्चे का जो साइज है वो क्या होता है। तो इस स्टेज पे बच्चे का साइज तकरीबन 50.7 सेंटीमीटर या 20 इंचेस तक होता है। इंग्लिश में मैं बता दूं कि 50.7 सेंटीमीटर या 20 इंचेस तक होता है और ये जो लेंथ है ये उसकी हील से लेकर उसके सर तक होती है। अब हम बात करेंगे उसके वजन के बारे में। इस स्टेज पे जो एक स्टैंडर्ड बेबी साइज है उसका वजन तकरीबन 3.3 किलोग्राम या 7.21 LB होता है या पाउंड्स कह सकते हैं आप इस वक्त। ये एवरेज फिगर्स हैं, लेकिन अगर बच्चा वीक हो तो 2.5 kg तक भी हो सकता है, यानी कि 5.5 पाउंड्स तक। और अगर ज्यादा हेल्दी है तो 4 किलोग्राम का भी हो सकता है। और अगर हम पाउंड्स में बात करें तो 8.81 पाउंड्स तक। अब हम बात करेंगे बच्चे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में या उसमें होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में जिसको आप लोग जानना चाहते हैं कि इस स्टेज में क्या क्या होता है। तो हम स्किन की बात करें कि बच्चे की जो स्किन होती है वो स्मूथ हो गई होती है, उसमें जो रिंकल्स होते हैं या वीकनेस की वजह से चिड़िया सी बनी होती है वो दूर हो जाती है और उसका अंदर एक पिंकिश सा कलर होता है स्किन में, क्योंकि उसकी स्किन पतली होती है तो उसकी वेन्स नजर आ रही होती है और ब्लड की वजह से उसका कलर ज्यादा पिंकिश लगता है। लंग्स बच्चे की फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि जिस टाइम भी बच्चा डिलीवर हो जाए तो बच्चे के लंग्स इतने मजबूत होते हैं कि वो आसानी के साथ ब्रीथ कर सकता है। आइज को वो अपनी ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, ब्लिंकिंग करता है और देख सकता है। हिल लेनोको की बात करेंगे जो कि गोल्डन कलर की जो बाल प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के ऊपर आए थे वो तकरीबन खत्म हो गए होते हैं। कुछ बच्चों के ईयर्स पे और फोरहेड के ऊपर थोड़े बाल रह जाते हैं या अपर लिप्स के ऊपर, तो वो थोड़ी देर बाद सीढ़ी से निकलते तक दूर हो जाते हैं। जेनिटल्स यानी कि अगर लड़का है तो उसमें टेस्टिस बन गए होते हैं और जो लड़की है उसमें लेबिया वगैरह बन चुकी होती है, ग्लाइटोरस बन चुका होता है। और हम बच्चे की सर की बात करें तो उसका सर आमतौर पर कलर बालों से ढका होता है, यानी कि ये जेनेटिक होते हैं। अक्सर बच्चों के बाल इस टाइम पर थोड़े लाइट ब्राउन टाइप होते हैं जो कि बाद में अगर आप उनकी बाल उतरवाएं और दोबारा ग्रो करते हैं बाल तो वो ब्लैक निकलते हैं। ये एशियन बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। नेल्स की जहाँ तक हम बात करें तो फिंगर टिप्स के ऊपर नेल्स होते हैं। कई बच्चों के अच्छा खासा नेल ग्रो किए होते हैं तो उनको देख के लोग एक्साइटमेंट भी फील करते हैं कि बच्चे के नेल्स कितने बड़े हैं। और चूंकि बच्चे ने टाइट रिस्ट बंद की होती है इसलिए आप फौरी तौर पर ये नहीं मॉनिटर कर सकते, लेकिन जब आप हाथ खोल कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे के नेल्स बहुत अच्छे से ग्रो कर चुके होते हैं। मसल्स यानी कि बाफ्तें तो वो टोन्ड हो गई होती हैं, यानी कि तन गई होती हैं और अपने काम करने के लिए तैयार होती हैं और रेडी होती हैं कि बच्चे के सर को सहारा दे सकें और बच्चे के बॉडी को भी सपोर्ट कर सकें। कानों की बात करें तो जो एयर लॉब्स होते हैं यानी कि कानों के जो बाहर वाले किनारे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी कार्टिलेजनस बोन्स होती हैं।
तो ये बड़े प्यारे चेंजेस होते हैं, बेसिकली बच्चा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में जो 9वां महीना है उसमें औरत को क्या क्या खाना चाहिए। ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि औरतें 9th मंथ में आके इजी ले लेती हैं, जबकि सबसे ज्यादा ग्रोथ तभी होती है अप्रोक्सीमेटली ½ पाउंड तक बच्चा डेली वेट गेन करता है। अगर तो आप डायबिटिक हैं तो फिर तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा पहले ही अच्छा खासा ग्रो कर चुका होता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है और नॉर्मल मदर हैं तो आपको फिर 9th मंथ में भी अपनी खुराक की अच्छी खासी केयर करने की जरूरत होती है। तो आपने सबसे पहले लेनी है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रेड, मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल और ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम हो ताकि बच्चे की हड्डियां, दांत वगैरह मजबूत हो सकें। और अप्रोक्सीमेटली एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस स्टेज पर 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड 600 mcg यानी कि माइक्रोग्राम्स तक की जरूरत होती है फीमेल को। आप इसको टैबलेट की सूरत में भी ले सकती हैं और फूड की सूरत में भी। मैं आपको रेकमेंड करती हूँ फूड की सूरत में। इसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोकोलाई ले सकती हैं और लेटस लीव्स ले सकती हैं। किडनी बीन्स यानी कि लोबिया जिसको कहते हैं वो ले सकती हैं। लैंकेज ले सकती हैं। नट्स यानी कि अखरोट, बादाम, इस तरह की चीजें ले सकती हैं। सिट्रस फ्रूट्स और बीन्स ले सकती हैं। इससे बच्चे की जो स्पाइन और ब्रेन है वो डेवलप करते हैं। फिर आपको आयरन लेने की जरूरत होती है। आयरन से आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और ऑब्वियसली ब्लड की तरसील से ही आपके बच्चे की ग्रोथ होती है। तो उसके लिए आपको होल ग्रेन प्रोडक्ट्स चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाहिए, ड्राइड फ्रूट्स चाहिए, बीन्स चाहिए और उसके अलावा आपको बीफ चाहिए। तो एक अप्रोक्सीमेटली फिगर है कि 27 मिलीग्राम डेली आपको इसकी डोज चाहिए होती है। उसके बाद आपको विटामिन ए की जरूरत होती है जो कि आपको डेली 770 माइक्रोग्राम्स की जरूरत होती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप येलो वेजिटेबल्स जैसे कि स्वीट पोटैटोज और कैरेट्स, लीफी वेजिटेबल्स, लिवर यानी कि कलेजी और मिल्क सप्लाई वाली चीज़ें खाएं। इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, आईसाइट अच्छी होती है और ओवरऑल भी बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। विटामिन डी आपने लेना है, इसको आप सन से भी गेन कर सकती हैं और उसके अलावा ऐसी चीज़ें आप खा सकती हैं जिसमें विटामिन डी होता है। और एक फिश होती है सैल्मन, उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं इसमें ताकि आपकी जिसमें इसकी कमी ना हो। इसकी भी जो मिकदार रिकमेंडेड है वो 600 IU पर डे है। प्रोटीन के लिए आपको एग, सी फूड, मटर, सोयाबीन्स, दूध और अनसाल्टेड सीड्स, नट्स वगैरह आपको खाने की जरूरत होती है। इससे बच्चे के मसल्स और ब्रेन अच्छे होती हैं और प्रोटीन जो है बच्चे की नशोनुमा के लिए एक बेस की हैसियत हासिल रखता है। विटामिन सी आपको लेना है, ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, टोमेटो और ब्रोकोलाई वगैरह में होता है, हरी मिर्चों में भी होता है। तो आप स्पाइस के तौर पे उसको भी ऐड कर सकती हैं और इससे बच्चे की जो गम्स हैं, टीथ हैं और बोन्स है वो स्ट्रांग होती हैं। लेकिन इन सारी फूड्स के साथ साथ आपको वो फूड्स भी पता होनी चाहिए जो लेने से आपके बच्चे के ऊपर बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको कैफीन को छोड़ देना चाहिए और अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उसकी तो आप 200 से 300 मिलीग्राम तक ले सकती हैं। इसके बाद आपने अनकुक फूड नहीं खानी, उससे आपको डायरिया हो सकता है, कमजोरी हो सकती है और मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया कॉज हो जाते हैं जिससे आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो आपने आधी पकी आधी कच्ची फूड नहीं खानी, प्रॉपरली कुक फूड खानी है, वो भी साफ सुथरी। फिर आपने कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि खाएं अगर आप तो आपके लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें मरकरी का लेवल ज्यादा होता है। उनके नाम होते हैं स्वॉर्ड फिश, स्टाइल फिश, किंग मैकरल और शार्क। तो ये चीजें आपने नहीं लेनी। इसके बाद आपने अनपेस्चराइज्ड मिल्क या चीज नहीं लेनी। चीज मतलब पनीर आपने जो अनपेस्चराइज्ड होता है वो नहीं खाना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। फिर आपने ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी, उससे आपको बर्निंग होती है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डिस्टर्ब होता है। और स्पाइसी चीजें भी आपने नहीं खानी। अगर आपने स्पाइसेस खाने भी हुए तो आप डे टाइम में ले, रात को सोने से पहले आपने नहीं लेने हैं। फिर उसके बाद है ऐसी आपने ग़िज़ा नहीं खानी जिसके अंदर ग्लूटेन मौजूद होता है क्योंकि उससे एक बीमारी हो जाती है जिसे सीलिएक कहते हैं। तो वो नहीं आपने लेनी। आप इसकी जगह कुछ ऐसी वेजिटेबल्स ले सकती हैं और फ्रूट्स ले सकती हैं, पोटैटोज, बीन्स, पोल्ट्री, मीट, ऐसी चीजें आप लोग ले सकती हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपका क्या क्या चीजें चेक करती हैं। सबसे पहले वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हैं, वेट चेक करती हैं, फिर आपकी फंडल हार्ट चेक करती हैं, यानी कि बच्चे
का साइज बेसिकली चेक करती हैं। फिर बच्चे की हार्ट बीट चेक करती हैं, हाथों से उसकी पोजीशन चेक करती हैं, सर्विक्स की राइपनिंग को चेक करती हैं या डायलेशन को कि वो कितनी खुली है या नहीं खुली। हर दफा आपके 9th मंथ के विजिट में वो यही सब कुछ चेक करती हैं और अगर जरूरत हो तो वो आपका अल्ट्रासाउंड भी कर लेती हैं। आपको अगर कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है। वो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जिनके बारे में मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वो किसी रंग की भी हो, आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। या आपका जो वाटर बैग है वो लीक हो जाए या फट जाए तो आपको उस सूरत में भी जाना पड़ता है। उसकी पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो साफ पानी की तरह का होता है और डिस्चार्ज से डिफरेंट होता है। फिर आपका जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाता है, आपको थोड़ा धुंधला नजर आता है। आपके अगर पेट में और कूल्हों में बेतहाशा दर्द हो रही हो जो कि आपसे बर्दाश्त ना हो रही हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे क्रैम्प्स महसूस हो तो ये भी अच्छे नहीं होते 9वें महीने में। फिर अगर आपको बुखार तेज हो जाए या आपको सर्दी महसूस होने लगे तो ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर अगर आपको यूरिन पहले से कम मिकदार में आने लगे या यूरिन करते हुए आपको दर्द होने लगे तो ये भी नहीं ठीक होता। अगर आपके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए जो रुक ना रही हो तो ये भी एक बुरी सिचुएशन है। फिर आपको डिजीनेस हो रही हो यानी कि गनुदगी हो रही हो, फिर आपसे अपना आप सहारा ना जा रहा हो तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। आपके सर में दर्द हो रहा हो और वो जा ना रहा हो किसी भी ऐसी दवाई से जैसे टाइलेनॉल वगैरह से तो ये भी एक बुरी सिचुएशन है। कॉन्स्टेंट लेग क्रैम्प्स आपको हो रहे हो तो ये भी नहीं ठीक होते। और अगर आपका वजन 2 पाउंड तक अगर ड्रॉप हो जाए तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। फिर अगर आपको 1 घंटे के अंदर 5 से ज़्यादा दफ़ा या हर 10 मिनट के बाद एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाए तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको माहवारी की तरह के क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएं तो वो भी नहीं ठीक। या अगर आपको लगे कि वजाना से एक्स्ट्रा लिक्विड लीक हो रहा है तो फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको पिंकी या ब्लडी किस्म के स्ट्रेन महसूस हो रहे हों बार बार से डिस्चार्ज के अंदर तो भी आपको ज़रूरत है डॉक्टर की। फिर अगर आपका जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए जो कि आपको पता चल रहा हो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको चाहिए कि आप फ़ौरन कंसल्ट करें। इसके अलावा आपको डायरिया हुए बगैर पेट में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। आपको पेल्विक प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हो यानी कि कूल्हों पे एक्स्ट्रा दबाव या जोर लगने वाली सिचुएशन फील हो रही हो तो भी आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। फिर आपको अगर कमर के पिछले हिस्से में दर्द स्टार्ट हो जाए जो कि आगे की तरफ जाती हो और रुक ना रही हो दर्द तो वो भी फिर आपको जाने की जरूरत होती है। लेकिन जब तक आपका इंतजाम नहीं होता डॉक्टर के पास जाने का तब तक आपको कुछ चीजें खुद से करनी है और वो ये है कि आपको लेफ्ट साइड की तरफ लेट जाना चाहिए और अगर आप चलना चाहती हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नैपकिन वगैरह अपने अंडरवेयर में रख लेने चाहिए ताकि अगर आपको ब्लीडिंग या आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो आपको मसला ना हो, कपड़े चेंज ना करने पड़े। फिर अपना जो ब्लैडर है उसको खाली रखें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी सिचुएशन है क्या। अब कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको आपने प्रिवेंट करना है या आपने नहीं करना। प्रिकॉशंस है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगी तो ये होगा कि आपके साथ कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब 9 मंथ स्टार्ट होता है तो आपने बहुत ज़्यादा घंटे लॉन्ग टाइम नहीं खड़े होना। अगर आपने खड़ा होना है तो आपको बीच में ब्रेक्स देनी चाहिए, आपको भी इसमें रेस्ट भी करने की जरूरत होती है। इसी तरह आपको एक ही पोस्टर पे बहुत देर तक बैठे रहने से भी मना किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर पे काम करती हैं या कोई सिलाई मशीन पे काम करती हैं या इस किस्म का कोई भी काम जब बैठ के होता है तो उसको भी आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं करना क्योंकि उससे आपको गुनूदगी हो सकती है और आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। इसके बाद आपने नाइट वक्त पे अपने बच्चे की डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि बच्चे के किक्स को काउंट करती रहा करें ताकि जब आपको लगे कि ये कम या ज़्यादा है तो आप फौरन अलर्ट हो जाएं। स्ट्रेस से आपको बिल्कुल दूर भागना है क्योंकि आपको अगर अच्छे मूड में होंगी, अच्छे सिचुएशन में होंगी तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा आसानी की तरह जा सकेंगी। इसके अलावा आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ड्रिंकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना है और इस तरह की चीज़ों को छोड़ देना है जब ड्रग्स वगैरह मना होती हैं। इसके बाद आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। फिर आपने अपनी बॉडी को मुनासिब आराम देना है, रेस्ट देना है। आपको वार्म बाथ की ज़रूरत होती है जिससे आपकी जो बैक की पेन और टांगों में जो क्रैम्प्स होते हैं वो काफी हद तक उसका आराम आ जाता है। और जो आपने नहीं करना वो ये है कि उल्टा नहीं लेटना आपने
उनका लेटना मना होता है आपके लिए। फिर आपने अपनी ऑरल हाइजीन का भी ध्यान रखना है कि आपने अपना मुंह वगैरह साफ रखना है और अपने टीथ साफ रखने हैं। उसके अलावा भी जो आप चीज़ें भी खाती पीती हैं उनको भी आपने साफ सुथरा यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने जो आपकी मील है, खाना है, उसको अपने डिफरेंट पार्ट्स में बांट लेना है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 6 पार्ट्स में बांट लेना है, तो उनको आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में बेशक खाएं, लेकिन 6 टाइम में बांटना है कि किसी टाइम भी आपका स्टमक खाली नहीं होना चाहिए। फिर आपने बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने नहीं है, यानी कि आपने वेट कोई लिफ्ट नहीं करना। अब ये मत सोचिए कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ी है जो मैं अब वेट ना उठाऊं, तो इसमें भी नहीं आपने उठाना। फिर आपने केगल एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आपने अपने पेशाब को होल्ड करके रखना है, फिर उसको खत्म खाली करना है। तो इस तरह करने से आपको जो है एनर्जी लेवल मिलता है और आपके जो पेल्विक मसल्स है वो मजबूत होते हैं। फिर आपको मेडिसिन डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी, और जितनी भी दवाइयाँ हैं अगर आपको जरूरत पड़ी है तो आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही खानी है। फिर अपने कपड़े अपने ज़रा कंफर्टेबल पहनने हैं, और कुछ टॉक्सिन मटेरियल जैसे कैट वगैरह का लीकर है उससे भी आपने अवॉइड करना है। तो ये तो चीज़ें थी आपके लिए, और अब कुछ टिप्स हैं आपके हस्बैंड के लिए या होने वाले बाप के लिए, वालिद के लिए, कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए। उनको सबसे पहले आपकी मदद करनी चाहिए घर के काम काज में। अगर आपने मैटरनिटी बैग तैयार करना है या कोई चीज़ें लाने की ज़रूरत है उसके लिए, तो उनको चाहिए आपकी हेल्प करें। सेकेंड चीज़ है कि वो आपके साथ जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें टाइम निकाल कर आपके साथ जाएं और पूरी तरह से सिचुएशन से आगाह रहेंगे आपको किस टाइम किस किस चीज़ की ज़रूरत है, या आपको इमरजेंसी अगर जाना पड़े तो वो अवेलेबल हो। फिर उसके बाद उनको चाहिए कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें और प्लान करें कि बच्चे का क्या नाम रखना है, किस तरह से उसको डील करना है, वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये ज़रूरी है उनके लिए कि जो हॉस्पिटल के ज़रूरी कागजात, रिपोर्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको एक फाइल बना कर रखें, और इस तरह से प्रिपेयर रखें कि जब आपका इमरजेंसी टाइम आ जाए तो उस टाइम वो फाइल रेडी हो और वो उसको ले जाए। और इसके अलावा उसके लिए फाइनेंस भी अरेंज करके रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके बाद चूंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसको कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी कुछ भी वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो आपको कोई अच्छा ऐसा डॉक्टर अरेंज करके रखना चाहिए, या कम से कम अपनी लिस्ट में शामिल रखना चाहिए कि जब आपका बच्चा बीमार हो, अल्लाह ना करे कि बीमार हो, लेकिन आपको ऐसे डॉक्टर की जरूरत रहती है, तो आपके पास पहले से अगर लिस्ट आउट होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों से या अपने कोलिग्स के साथ मशवरा कीजिए और अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करके रखिए। तो जनाब, आपका प्रेगनेंसी का सफर इस वीडियो के साथ खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको सेहतमंद और अच्छे नसीबों वाली औलाद अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि मैंने आपको 9th मंथ से रिलेटेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या इससे आपको फायदा होता है तो इसको जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके, और स्पेशली उन मदर्स का जिनके पास कोई बड़ा नहीं है समझाने के लिए। मेरी अगली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस चेक कीजिए कि क्या आपने यूट्यूब के नोटिफिकेशंस ओपन किए हुए हैं या नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने यूट्यूब की जो ऐप होती है उसके नोटिफिकेशन बंद किए होते हैं, जिससे आपको नई वीडियो आने के नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो उसको भी आप ओपन कीजिए सेटिंग में जाके, और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।